गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है भैया, अभी तक हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए दो स्थितियां होती हैं। पहली है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इन डाउन पोजिशंस। ठीक है। दूसरी है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, बोलते हो ब्राइट साइड डाउन पोजिशन। ठीक है। ये दो स्थितियां वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दो स्थितियों को फॉलो करती है। पहली स्थिति कौन सी है? अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ये दो स्थितियां हैं भैया। तो सबसे पहले हम कौन सी स्थिति पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली हेडिंग हमारी यही रहेगी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, अनुदैर्ध्य स्थिति भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसलिए अक्षीय और अनुदैर्ध्य ये दोनों स्थितियां एक ही है। ठीक है भैया, आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरी स्थिति है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है। तो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहली हेडिंग क्या है भैया? अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। यानी पूरी हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? पूरी हेडिंग यही पड़ेगी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव है। पहले क्या मानेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और वह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की अल्प दूरी कितना होती है? 2L मीटर। इसको हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था और आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखा होगा, उसमें अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के आगे है ये भैया। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया आपका A और B। ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये जो है -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है। और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है। और मध्य बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं O। मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं? O। ठीक है। और इनके बीच की अल्प दूरी जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी, वो कितनी होती है? 2L मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होती है? 2L मीटर। अब इसके मध्यबिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव का मध्यबिंदु जो O है, यहाँ O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति क्या होती है? जिस अक्ष पर ये रखा गया है, हॉरिजॉन्टल में रखा गया है, तो क्षैतिज में, तो अक्षीय स्थिति इसकी यही होगी। इसके आगे यहाँ पर, तो इसकी O से r मीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं O से बिंदु O, यहाँ से
स्मॉल r मीटर की दूरी पर, यहाँ पर थोड़ी दूर पर हम मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, P है। यहीं पर ये बिंदु P है, तो इसकी दूरी को दिखा देते हैं। इसकी दूरी कितना है बिंदु से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, ये है आपका बिंदु P। स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। कहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से। इसकी अच्छी स्थिति में, तो इसके अक्ष को हम भी दिखा देते हैं यहाँ पर। इसके अक्ष को भी इसके बिंदु P से मिला लेते हैं, ठीक है। अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की हम देखेंगे, बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी, एक प्लस Q के कारण होगा और एक माइनस Q के कारण होगा। प्लस Q के कारण जो होगा, प्लस Q के कारण जो होगा वो होगा आपका E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण क्या होगी, E1, और जिसकी दिशा क्या होगी, BP की दिशा, यानी BP आगे की दिशा में है, तो E1 भी कहाँ होगा, आगे की दिशा में, ठीक है। माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब चूंकि माइनस Q है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं PA की दिशा, PA की दिशा इधर है, इसलिए इसकी भी दिशा किधर होगी, इधर की ओर। यह होगा, इसको मान लेते हैं हम E2, ठीक है। अब अगर दूरी देखी जाए हर एक आवेश से बिंदु P की, तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितना होती है, 12 मीटर होती है। और यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक की दूरी L मीटर, और यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी कितना, L मीटर, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो अगर किसी एक आवेश से, चाहे प्लस Q आवेश से या माइनस Q आवेश से, कोई भी एक दूरी ली जाए कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना होगी, ये आपको लिखना है। तो देखिए भैया, फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम देख रहे हैं बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितना है, R है। और उसके बाद अगर बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी पूछ रहा है, यानी इतनी दूरी पूछ रहा है, तो हम इतनी दूरी माइनस कर दें, और इतनी दूरी कितना है, L है। L को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितना हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी, ठीक है, R माइनस L हो गई। और अगर माइनस Q आवेश से देखा जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है। अब इतना और जोड़ना है आपको, तो इतना कितना है, L है, तो इतनी इसके भी माइनस Q से दूरी कितना होगी, R प्लस L हो जाएगी। तो दूरी भैया, सारी दूरियां सही से दिखानी है आपको, फिगर सही बनाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। जो कुछ ना समझ में आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसको। ये क्या होगा, R प्लस L, ठीक। माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितना हो जाएगी, R प्लस L मीटर, ठीक है। इसको भी हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ठीक। अब ये हो गया आपका फिगर अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 12 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। और E2 की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा होगी, यानी हम इसको बोल सकते हैं PA की दिशा। और E1 की दिशा क्या होगी, BP की दिशा, क्योंकि ये आगे की ओर है,
ठीक है, ये दोनों हो गया। और दूरी अगर किसी एक आवेश से बिंदु P की दूरी अगर निकालेंगे तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितना है, r है। तो अगर प्लस Q आवेश से दूरी अगर निकालेंगे तो इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो r माइनस l मीटर हो जाएगा। और अगर माइनस Q से निकालेंगे तो यही l हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दूरी r है तो इतना l प्लस करना पड़ेगा, तो r प्लस l मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले दोनों की अलग अलग तीव्रता निकाल लेते हैं, वैद्युत E1 और E2 निकाल लेते हैं। तो E1 किसके कारण है, प्लस Q के कारण है, और E2 किसके कारण है, माइनस Q के कारण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू 1/4πε0, और वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा रहता है उसका परावैद्युतांक K इंटू Q/r², ये होता है फार्मूला। ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है Q/r²। तो इसी पर अगर E1 हम निकालें तो E1 कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू, आवेश क्या है, प्लस Q है तो Q भी रखेंगे अपान r²। तो प्लस Q आवेश से दूरी कितना है, r माइनस l है, तो यहाँ दूरी दिखा देंगे r माइनस l, r माइनस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी दिशा को भी आगे लिखना पड़ेगा आपको भैया। तो r माइनस l यानी P1 की दिशा क्या है, BP की दिशा है, तो यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख देंगे BP की दिशा। यह हो गया आपका E1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। फार्मूला यही लगेगा, तो E2 हम निकाल लेते हैं। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 और माध्यम का परावैद्युतांक K इंटू आवेश Q ही है और दूरी क्या है, E2 माइनस Q आवेश से दूरी कितना है, r प्लस l, तो ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह होगा भैया, केवल दूरी चेंज हो जाएगी बस, और दूरी चेंज हो जाएगी और दिशा भी चेंज होगी। दिशा इसकी क्या होगी, PA की दिशा, यहाँ पर इसको दिशा भी लिख देंगे। दिशा क्या होगी, PA की दिशा। ठीक है, ये हो गया, यानी बिंदु P पर दोनों तीव्रताओं को हमने अलग अलग निकाल लिया। लेकिन अभी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है आपको। परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए भैया E1 और E2, ये जो दोनों तीव्रताएं हैं माइनस Q और प्लस Q के कारण, E2 और E1, माइनस Q के कारण E2 और प्लस Q के कारण E1, ये जो दोनों तीव्रताएं हैं ये एक ही रेखा पर हैं। कहाँ पर स्थित है,
एक ही रेखा पर हैं और इनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। एक ही रेखा पर हैं लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। एक है बीपी की दिशा में है आगे की ओर और एक है पीए की दिशा में पीछे की ओर। ठीक है, तो इनकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी, यानी E1 माइनस E2। इनकी परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। क्यों E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि यहाँ पर E1 का परिमाण क्या है, ज़्यादा है। E1 का परिमाण क्या है, ज़्यादा है और E2 का परिमाण क्या है, कम है। तो इसलिए परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 माइनस E2। तो आइए देखते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि E1 व E2 क्या है, एक ही दिशा में विपरीत दिशा में। चूंकि E1 व E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में है। फिगर में आप लोगों ने देखा भी है, विपरीत दिशाओं में है। अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी। परिणामी तीव्रता अतः यहाँ लिखेंगे, अतः परिणामी तीव्रता को हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि E1 परिमाण में क्या है, बड़ा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक, ये इसलिए माइनस में होगा E1 माइनस E2। अब यहाँ पर हमने दोनों तीव्रताओं का मान निकाला है, E1 का मान और E2 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होगा, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया E1 का मान। और E2 का मान क्या होगा, E2 का मान भी लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर देखें तो अंश में न्यूमरेटर में Q कॉमन है, आवेश जो है ये Q कॉमन है, और नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ये क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी क्या बचेगा, 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट में, इसका गुणा इधर कराएंगे आप तो क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा इधर, तो ये होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर A प्लस भी एक ब्रैकेट में है और A माइनस भी एक ब्रैकेट में है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर भी है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A की जगह क्या है, R का स्क्वायर, B की जगह क्या है, L, तो L का स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, इतना होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। E इक्वल टू Q अपान
4πε0 के ब्रैकेट में इसको खोलेंगे भैया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको फार्मूले से खोल देते हैं। a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2rl। ठीक, अब ये a माइनस बी का फार्मूला यहाँ लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आगे चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस का लगा है। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो चिन्ह सारे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। यानी जो प्लस में रहेगा वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको खोल देंगे तो माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और प्लस 2rl। ठीक, और नीचे यही रहेगा, नीचे इसको लिख लेते हैं r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए आर स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ किस में है? माइनस में है। दोनों क्या होगा? खत्म हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस में है, इधर माइनस में है, दोनों क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो E इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के ब्रैकेट में क्या बचेगा भैया? 2 2 4 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना होगा। अब क्या करते हैं? Q का गुणा हम इसमें करा देते हैं। तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0 के इंटू ये हो जाएगा आपका 4qrl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया कि 4qrl है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू क्या होता है? 2ql होता है। तो यहाँ पर अगर 2ql हम रख दें तो 2ql की जगह हम क्या रख सकते हैं? एक मान रख सकते हैं P। तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे 2ql में। देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। E इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0 के इंटू इसको हम कर देते हैं 2 इंटू 2ql इंटू r। ठीक हो गया भैया। 2 इंटू 2ql। अब 2ql का मान क्या हो जाएगा? P ले लेगा, इसकी जगह P ले लेगा, और ये r आपकी दूरी हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा आपका? वही चीज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि 2ql इक्वल टू P क्या है? इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट ये हो गया। अब इसकी जगह पर हम P रख देंगे तो E इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? E इक्वल टू मिलेगा 1 अपान 4πε0 के इंटू 2pr बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसको यहाँ पर तो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि यदि यल का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो, तो यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे यदि l का मान r की अपेक्षा यहाँ पर r
ये वाला आर बनेगा, फिजिक्स में यही आर बनता है भैया। तो यदि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, ठीक, यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, या हम इसे लिख सकते हैं एल इज लेस देन आर, ठीक। एल जो है वो लेस देन है किससे, आर से, ठीक है। तो जब इतना बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, या इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी शून्य मान लेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2πr अपान, यहाँ यल को जब हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा और उसका होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपका। इसको और सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2πr अपान, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक आर ऊपर है और नीचे कितने आर हैं, 4 आर, ठीक। तो एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, आर की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2π/r3, ये हो गया 2π/r3। अब यहाँ पर जो माध्यम का परावैद्युतांक है, ये निर्वात अथवा वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भैया, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे के बराबर 1। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो के बराबर जब 1 यहाँ रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2π/r3, ये हो जाएगी आपकी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है भैया। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो कितना होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2π/r3, और इसकी दिशा क्या होगी, फिगर में भी हमने आपको बताया था कि इसकी दिशा क्या होगी, BP की दिशा होगी, ठीक है। BP की दिशा यानी आगे की ओर, ठीक है। ये टॉपिक है भैया। अब इसके बाद आता है आपका निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो चीज़ ना समझ में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है भैया।